हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरू करते हैं सबसे पहले कल के क्विकली रिविजन से। कल हम लोगों ने बात किया था कि कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई नई दिल्ली में भारत मंडपम के सामने। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित हुआ। आज इस पर और बात करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि भारत आसियान सम्मेलन भी हुआ है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ हांगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को चुना गया है। भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा और ये कहां पर होगा? चाइना में आयोजन होगा। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बन गए हैं राजेश नाम्बियार। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि फायर ऑन द गैंग्स का विमोचन किसने किया? तो ये राधिका अयंगर ने किया। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इसका प्रायोजक कौन है? तो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और एनटीपीसी जो कि एक महारत्न कंपनी है, यह भी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया पर सम्मेलन आयोजित की है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेन रोबोटिक्स ने विश्व के पहले एआई ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल बनाया है। और अभी लोकेश सूजी को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति का सदस्य चुना गया है। ये भारत में ई स्पोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मालवीय मिशन शुरू किया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो कल आप लोगों ने पढ़े थे डिटेल में, आज आपने क्विकली रिवीजन किया। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ दी जाती है और क्विज दी जाती है। आप वहां से जाकर बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं डेली के डेली। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी 8 सितंबर। आज यानी 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। दोस्तों लिटरेसी बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। अगर कोई साक्षर नहीं रहेगा तो उसके सोचने समझने की क्षमताएं या सोच कह सकते हैं वो संकीर्ण हो जाती है, संकीर्ण रहती है, जिस वजह से वो ब्रॉड नहीं सोच पाता है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा हर प्रकार की हो सकती है, जैसे एक तो बेसिक एजुकेशन ही हो गया। एक एजुकेशन जिंदगी की भी सीख होती है, एक्सपीरियंस अपना होता है, लोग सिखाते हैं, समाज सिखाता है, ठीक है, ये भी एक शिक्षा होती है। अनुभव मिलते हैं बहुत सारी चीजों पर, वो भी एक शिक्षा मिलती है। और हम लोग के विद्यार्थी जीवन में तो सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि जिस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, जिस टाइम आप कुछ नहीं होते हो, उस टाइम पर सब आपसे रिश्ते नाते सब तोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन हुआ वैसे सब जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख होती है। आप लोग सिलेक्शन जल्द से जल्द दीजिए। शिक्षा, बेसिक एजुकेशन तो आई होप ले ही लिए हैं, तभी तो यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल दुनिया भर में ऐसे ही शिक्षा और साक्षरता को जागरूकता फैलाने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। यूनेस्को के द्वारा ये शुरू किया गया था। 26 अक्टूबर 1966 से यूनेस्को की 14वीं सत्र में ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद दुनिया भर में मनाया जाने लगा। इस बार की थीम काफी लंबी है। जब थीम लंबी रहती है तो पूछे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए थीम याद करने की कोशिश मत करना, बस पढ़ लो आप। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग फॉर फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। ठीक है, लंबी है थीम ये मत रटना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि भारत आसियान का सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत के लिए आसियान भारत समिट होता है जिसमें भारत हिस्सा लेता है और आसियान के मेंबर्स लेते हैं। तो ये इसका 20वां संस्करण अभी आयोजित किया गया। पीएम मोदी जी भी यहां पर गए और इसमें हिस्सा लिए। कहां पर आयोजित किया गया? वहीं पर जहां पर आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो जकार्ता में, इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहीं पर इंडिया आसियान समिट हुआ, यानी भारत आसियान समिट हुआ। इस बार का ये 20वां संस्करण था और पीएम मोदी जी भी यहां पर गए हुए थे। सबसे अलग ड्रेस आपको इन्हीं की दिखेगी हमेशा। फिलहाल आसियान इंडोनेशिया समिट तो हुआ ही हुआ, एक और हुआ यहीं पर, एक और हुआ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का ये 18वां संस्करण था, ठीक है ना। अच्छा, पूर्वी एशिया या कहें कि ईस्ट एशिया जो समिट है, ईस्ट एशिया समिट में ना, इसमें इंडिया, चाइना और इसके अलावा यूएस, रसिया, जापान, ये सब भी शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है। तो हालांकि सब एशिया में नहीं है, आते हैं, जैसे यूएस हो गया, ये सब एशिया में नहीं आता, फिर भी इसका मेंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहीं से एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। तो पूर्वी एशिया सदस्य अमेरिका भी है, ठीक है। इसके अलावा ये सभी जो आयोजन हुए ये आसियान समिट के दौरान ही हुए। आसियान के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर मैं बता दे रहा हूं। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, बैंकॉक थाईलैंड में। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडोनेशिया में जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है
लेकिन स्थापना कहां पर हुई थी? बैंकॉक में। इसके 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, म्यांमार और थाईलैंड। और काओ जिम हार्म जो हैं ये इसके वर्तमान में सचिव हैं। अच्छा, ये तो बात रही समिट की। तो समिट में आपको यहीं पर और भी जो हुई हैं उनको मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे कहां पर, यहीं पर लिख दे रहा हूं। जैसे G20 की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। एससीओ समिट जो हुई, एससीओ समिट, इनफैक्ट G20 तो आज से शुरू ही हो गया। एससीओ समिट जो है इसकी भी मेजबानी भारत ने की, ठीक है। इसके अलावा G7 की जापान में हुई मीटिंग, आप सबको पता है हिरोशिमा में जापान में हुआ था G7 समिट। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हुआ था कॉप 28, ये यूएई में, यूएई इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके अलावा क्वाड का अभी समिट हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस बार इसकी मेजबानी किया, ठीक है ना। ये कुछ और प्रमुख समिट हैं, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला सौर नगर या कहें सौर शहर बना? तो फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया बन गया है कौन? सांची। ये मध्य प्रदेश का शहर है और ये बन गया है भारत का पहला सोलर सिटी। सोलर सिटी मतलब पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा से ये चलेगा, ऑपरेट होगा। यानी यहाँ पर जो भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज की जाएंगी वो सोलर एनर्जी से जनरेट होंगी। 3 मेगावाट की क्षमता वाला ये बनाया गया है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से सांची को नेट जीरो शहर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेट जीरो शहर मतलब कि यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन होगा वो जीरो हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एमिशन जीरो होगा। भाई वहां पर गाड़ियां वगैरह तो चलेंगे ही, कार्बन वगैरह गाड़ियों की वजह से तो अभी चलेगा ही, निकलेगा ही, जब तक कि इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक पूरा व्हीकल्स पूरी तरीके से न लागू हो जाए। तो लेकिन वहां पर कुछ ऐसे ऑब्जर्वर भी लगाए जाएंगे जो ऑब्जर्व कर लेंगे, जो कार्बन को ऑब्जर्व कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल एमिशन होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है ये 13,747 टन इसकी वजह से कम हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची शहर। क्लियर है? फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। एक चीज और, मोढेरा गांव का नाम आपने जरूर सुना होगा। मोढेरा गांव ये गुजरात का गांव है, गुजरात का गांव है। और ये पूरी तरीके से 100% सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा दीव आप सुने हो ना, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव। तो दीव जो है ना ये भी एक शहर है, ये भी शहर है, लेकिन ये दिन में 100% सोलर एनर्जी से चलता है। याद रहेगी बात। अगर पूरी तरीके से सोलर ऑपरेटेड कहा जाए तब आप सांची बताएंगे, अगर दिन में पूरी तरीके से 100% पूछा जाए सोलर एनर्जी से चलने वाला तब दीव शहर बताएंगे, ठीक है ना। दोनों सोलर सिटी ऑफ इंडिया है। चलो आगे, अब यहां पर देख लो कब कब मध्य प्रदेश चर्चे में रहा था, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लाडली बहना योजना आपने देखा अभी हाल ही में, वहां पर मामा जी आए और लाडली बहना योजना का जो पैकेज था वो बढ़ा दिए। पहले 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाते थे महिलाओं को, अब 1,250 रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं। आगे 3,000 पर मंथ करने का प्रावधान है। साथ ही साथ इसके तहत 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। और टीचिंग वाले में मैंने आपको बताया था वहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा इसके तहत। मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम वाले इसको अच्छे से याद कर लें, इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में मध्य प्रदेश में बना। सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है, टाइगर स्टेट है, आप जानते हो। देखो 785 टाइगर केवल और केवल मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। टोटल 3682 के आसपास में टाइगर्स हैं पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे पर कर्नाटक। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड ये जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था योग दिवस के दिन। इसके अलावा सांची देखिए, यहाँ पर मैंने पहले बताया भी था इसको, सोलर सिटी बनेगा ये, देश का पहला, अब ये बन गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इन्होंने शुरू की थी। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम अभी फरवरी में हुआ था। गलती से आज वो मध्य प्रदेश राज्य वाला मैप नहीं लग पाया, वो स्किप हो गया। चलिए कल मैं उसको लगा दूंगा। आगे, किस कंपनी ने एनपीसीआई के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया? इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम मतलब जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हो ना, आज यूपीआई पर क्यूआर कोड पर स्कैन करके यूपीआई पेमेंट करते हो, ऐसे अब एटीएम से पैसा भी निकाल सकोगे। आपको एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास मोबाइल है, यूपीआई आप ऐप चलाते हो कोई, जाओ वहां पर क्यूआर कोड बन करके आएगा, अमाउंट वगैरह डालोगे तो क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, वहीं से आप कैश निकाल लोगे। ये सिस्टम पहली बार किसने किया है? हिटैची ने। हिटैची जो कंपनी है ये एनपीसीआई के साथ मिल करके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
जिसका यूपीआई प्रोडक्ट है, आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो एनपीसीआई के साथ मिलकर के हिटैची ने एक ऐसा सिस्टम अपने मशीन में लगाया है, आपको पता होगा शायद, जितनी भी एटीएम मशीनें लगी होती है ना, ये क्या बैंकें बनाती है? नहीं, ये बैंकें नहीं बनाती, ये मशीनें हिटैची और भी अलग अलग प्रकार की कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। और वो मशीनें, और उसमें भी जो कार्ड होता है, ये भी कोई बैंक की कार्ड नहीं होता है जो आप डेबिट कार्ड वगैरह यूज करते हो। आपको देखा मिलेगा, लिखा मिलेगा कभी मास्टर कार्ड, कभी उस पर वीजा लिखा होगा, कभी रुपए लिखा होगा। ये सब कोई बैंक नहीं है, ये अलग अलग कंपनियां हैं। मास्टर कार्ड और वीजा जो है ये अमेरिकी कंपनी है, रुपए ये भारत की कंपनी है। तो फिलहाल आप ये सुविधा देख पाएंगे आने वाले टाइम पर कि आप स्कैन करके कैश निकाल सकेंगे। भाई आप कमेंट करके बताओ आप लोग के लिए, कितने लोगों के लिए ये मजा आने वाला है। मैं तो इसका बहुत यूज करूंगा, ठीक है। तो इसे हिटैची ने अभी व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में लॉन्च किया है। अब ये व्हाइट लेबल एटीएम क्या भला है? देखो, व्हाइट लेबल एटीएम वो होता है ऐसे एटीएम प्रोवाइडर जिनका कोई खुद का बैंक नहीं होता है, यानी वो बैंक सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे हिटैची हो गया, हिटैची कोई बैंक है क्या? नहीं, ये कंपनी है एक, है ना, लेकिन ये एटीएम वगैरह बनाती है। तो ये एक व्हाइट लेबल एटीएम हुआ। इसका जो जो जहां जहां भाई एटीएम होगा, व्हाइट लेबल एटीएम होगा, तो इसके रूप में ये स्थापित करेगी। आने वाले टाइम पर जब एक शुरू कर देते हैं, उसी को देखकर सब लोग अपना शुरू कर देते हैं। आने वाले टाइम पर ये चीजें कॉमन हो जाएंगी। सबसे पहला इस्तेमाल कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो आप बताएंगे मुंबई में 5 सितंबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था, वहीं पर इन्होंने इसे लॉन्च करके यूज करके पहली बार दिखाया, ठीक है। तो पहला इस्तेमाल कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। फुल फॉर्म वगैरह तो सबका पता है ना, फिर से बता देता हूं। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2016 में। अब तक दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, 17-18 देश शुरू कर चुके हैं, अपने अपने देश में इसे लागू कर चुके हैं। अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि अगस्त महीने में एक रिपोर्ट आई कि 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस केवल एक महीने में हुआ है। आज तक का ये इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है कहे, ठीक है। तो ये यूपीआई से हुआ है, यूपीआई की मदद से हुआ है। ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना था, भारत का ये बनाया हुआ प्रोडक्ट है यूपीआई सिस्टम। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो देखो, केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों को, जो सरकारी विद्यालय से पढ़ते हुए आए हैं, उनको अभी 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये आरक्षण कैसे आया? इसके लिए दरअसल दोस्तों पुडुचेरी में एक प्रस्ताव लाया गया था, केंद्र से अनुमति मांगी गई थी केंद्र सरकार से। तो पुडुचेरी के इस प्रस्ताव के अवसर पर गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई, और अब 10% का जो ये हॉरिजेंटल आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो पुडुचेरी के प्रस्ताव पर यह हुआ है मेडिकल शिक्षा में। लेकिन बहुत ज्यादा खुश मत हो, यहाँ पर उन्हीं के लिए है जिन्होंने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। काहे को नीट परीक्षा उत्तीर्ण हो तो काहे को मिलेगा आपको आरक्षण, ठीक है। नीट परीक्षा पहले उत्तीर्ण करना होगा, लेकिन जो शुरुआत से अपना सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए आए हैं और नीट परीक्षा पास कर लिए हैं, उनको 10% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, सरकारी स्कूलों के प्रति एक थोड़ा भरोसा बढ़ता है, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ठीक है ना। भले से जो नेता लोग अप्लाई करते हैं, अलाउ करते हैं, वो लोग अपने बच्चों को विदेश भेजने पढ़ने के लिए मेडिकल। आगे, हाल ही में एसबीआई ने किस नाम से अपना सुपर प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया? तो एसबीआई ने अभी हाल ही में औरम नाम से अभी से चाहे जो आप पढ़ो, औरम नाम से अपना एक सुपर प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है। सुपर प्रीमियम मतलब ये प्रीमियम लोगों के लिए है भैया, अमीर लोगों के लिए है ये। देखो, अमीर लोगों के लिए ना, इनको कलरफुल भी ये लोग बनाते हैं, गोल्डन टाइप का दिखने में लगेगा, बस सोने का ही बना हुआ है। तो औरम नाम का ये है, और इसको देखो, ये राजदीप ओबराय एक एग्जाम्पल है, फिलहाल राजदीप ओबराय का नहीं है ये। तो ये कार्ड जो है समाज के प्रीमियम वर्ग, जैसे हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए है। इनको कहा गया है कि अगर ये इससे खर्च वगैरह करते हैं तो सालाना 2 लाख से रुपए से ज्यादा का ये लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, इस कार्ड के मदद से। बाकी ज्यादा फीचर्स बताकर इनका प्रचार नहीं करेंगे। एसबीआई कार्ड जो है ये लॉन्च किया है, एसबीआई की ही एक संस्था है, एसबीआई कार्ड समझ लो, उसी की यूनिट है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सरकारी बैंकों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 को हुई थी। 1955 को 1 जुलाई को हुई थी। 1 जुलाई को इसीलिए मनाते हैं एसबीआई स्थापना दिवस। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसी को 1921 में जो कि स्थापित हुआ था, उसी को आगे 1955 में एसबीआई किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे,
अच्छा, अगस्त महीने की ई बुक आ गई है। जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, अगस्त मंथ की जाकर ई बुक लो। 350 प्लस क्वेश्चन जो पूरे के पूरे महीने के होते हैं, हर एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो मैं रिवीजन पॉइंट्स बताता हूँ ना, वो रिवीजन पॉइंट्स भी रहेंगे। साथ ही साथ कौन क्या है, और इसके बाद जो सूचकांक है, या फिर जो महारत्न कंपनियां हैं, बैंक सीईओ हैं, वगैरह वगैरह चीजें हैं, ये साल भर की डिटेल्स रहती हैं वहां पर। इसके अलावा ये 350 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, यानी बेसिक चीजें तो शुरुआत में कौन क्या है, हु इज हु वगैरह, ये सब तो रहता ही है। ठीक है, मैंने जुलाई वाली ई बुक आप लोगों के लिए फ्री करी हुई है। जिन लोगों को देखना है कि कैसी ई बुक है, जुलाई वाली मंथ की जाकर के ले सकते हैं। और ये हिंदी में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ऐसे ही है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप एमजेटी ऐप से जाकर के इसे ले सकते हैं। एमजेटी ऐप में जाने के बाद आपको ई बुक सेक्शन में जाना है, वहां से लेना है। कोई भी डाउट है, इशू है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप वाले आइकन को क्लिक करो और वहां से आप पहुंच सकते हो हमारे पास। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर 2023 में जापान ने किस नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया? फाइनली 2-3 बार टालते टालते ये लॉन्च कर दिए हैं। इन्होंने मून स्नाइपर नाम से अपना ये चंद्र मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसका जिसका जो लैंडर होगा उसका नाम है स्लिम। ध्यान रखना, स्लिम इनके लैंडर का नाम है और ये मिशन का नाम है मून स्नाइपर। ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जापान की स्पेस एजेंसी है जक्सा, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान ने 2-3 बार इसको टाला, मौसम का हवाला देते हुए, कुछ इधर उधर टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए। वरना जिस दिन समझ लो कि इसरो का जो चंद्रयान लैंड हुआ था ना वहां पर सक्सेसफुली, उसी को 2-4 दिन के बाद ये लॉन्च करने वाला था। ये चर्चे में आता, थोड़ा सुर्खियां ये भी बटोर लेता, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के बाद ही लॉन्च हुआ। मून स्नाइपर फाइनली लॉन्च हो गया। इसे H2A H2A या H सेकेंड ए कहेंगे, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। स्लिम नाम का इसका लैंडर है जो वहां पर उतरेगा। ठीक है, स्लिम का मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, तो मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जब चंद्रयान अपना चंद्रयान 3 वहां पर लैंड किया, उसके बाद जापान की जो स्पेस एजेंसी है जक्सा, इसने कहा कि इसरो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके साथ मिलकर के हम आगे आने वाले टाइम पर एक और लॉन्च करेंगे मिशन, मून मिशन लॉन्च करेंगे जल्द ही। तो ये इसरो और जक्सा मिलकर के जल्द ही मून मिशन करने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। जक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जापान अगर सक्सेसफुली ये वहां पर लैंड कर जाता है, तो दुनिया का 5वां देश बनने जा रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखो, इन्होंने ये कहा ना जापान ने कि हम इसरो के साथ क्यों समझौता कर रहे हैं, कि क्योंकि ये लोग ना लैंड नहीं करा पा रहे हैं। ये भाई साहब लैंड नहीं करा पा रहे हैं, कोई रसिया भी नहीं लैंड करा पाया था, लूना 25 उसका फेल हो गया था, आपने देखा। तो इन्होंने जब यह इसरो से समझौता किया है ना, उसमें डील यही की है कि लैंडर तो भाई तुम बना देना, रोवर हम बना देंगे। तो रोवर ये इसमें चलाएगा, इस वाले में रोवर नहीं है। रोवर मतलब समझ रहे हो ना, जो छोटी सी गाड़ी निकलती थी बिचवा से, ठीक है, वही है रोवर। तो वो रोवर जापान बनाएगा, कहेगा कि कह रहा है कि आप लैंड करा दो अच्छे से, आपके पास अनुभव आ चुका है, आप अच्छे से लैंड करा देना, फिर बीच का जो जो खोज करने के लिए जो रोवर होगा वो हम बना के दे देंगे। ठीक है, इसरो ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वैसे भी फंड चाहिए, कोई भी आप दो, हमारे पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा ही। 25 और 26 सितंबर 2023 को कहां पर भारत ड्रोन शक्ति नामक हवाई प्रदर्शनी आयोजित करेगा? देखिए, 25 और 26 सितंबर 2023 को, यानी आने वाले कुछ दिनों में, हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना जो है ये क्या करेगी, भारत ड्रोन शक्ति नामक एक हवाई प्रदर्शनी आयोजित करेगी। भारत ड्रोन शक्ति कुछ इस प्रकार से होगा। इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि भारत चाहता है कि आने वाले कुछ वर्षों में 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बन जाएं, यानी ग्लोबल ड्रोन हब हम लोग बन जाएं। लोग हम लोगों से ड्रोन खरीदें, हम लोगों से ड्रोन टेक्नोलॉजी से शेयर करने को कहें, मांगे, हम लोग के यहाँ आकर के सीखें। ठीक है, तो भारत जो है 2023 के तहत अभी ये लॉन्च करेगा। इस पर एक प्रकार का सम्मेलन टाइप का ये होगा, फेस्टिवल कह लो, प्रदर्शनी कर लो, अपनी पावर दिखाना, अपनी कैपेबिलिटी दिखाना, ये सब चीजें यहाँ पर चलेगी। और इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अच्छी से इसमें टेक्नोलॉजी में खोज होगा, इनोवेशन होगा, और आने वाले टाइम पर हम लोग बन जाएंगे वैश्विक ड्रोन केंद्र। क्लियर है ना? चलिए, अच्छा बता दो, ड्रोन मेला, पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था? आप बताएंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की?
तो प्रयागराज पुलिस ने अभी हाल ही में सवेरा योजना शुरू की है। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इनको सहायता मिलेगी, इनको इनकी हेल्प की जाएगी। इनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। जैसे ही ये कोई कॉल करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो ये कॉल करेंगे तो इनको एक प्रकार से स्पेशल सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई स्वास्थ्य कंडीशन दिक्कत आती है, कोई आपात स्थिति आती है, तो आवश्यक सेवाएं इनको प्रदान। चूंकि इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद इनके पास इसी बहाने 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र के जो भी प्रयागराज में उपस्थित जो बुढ़े बुजुर्ग हैं, उनका एक रिकॉर्ड भी पुलिस के पास इकट्ठा हो पाएगा। ठीक है, तो एक व्यापक रिकॉर्ड भी स्टोर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज तो आप जान रहे हो ना, इलाहाबाद। ठीक है, पुराना नाम था इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश का है। प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने वाली किस सुरक्षा बल के निदेशक अरुण कुमार सिंह जी का निधन हो गया? तो देखो, पीएम की सिक्योरिटी में लगता है एसपीजी। एसपीजी जो होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री रहे जो हैं उनकी सुरक्षा करना। तो इनकी सुरक्षा करने के लिए जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसके जो निदेशक थे, डायरेक्टर जो थे अरुण कुमार सिंह, इनका निधन हो गया है। ठीक है, अरुण कुमार सिन्हा जी का, ये हैं अरुण कुमार, ये थे मतलब अरुण कुमार सिन्हा जी। 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो आपको कुछ इस प्रकार से ड्रेस में दिखते हैं ना, वो होते हैं एसपीजी कमांडो, जो आसपास रहते हैं। आप देखते हो जब भी उनका काफिला चलता है तो सबसे करीब उनकी कार में भी और बैठे रहते हैं। तो ये काफी ज्यादा, ये दिखने में तो ऐसे कोट पैंट के साथ बिल्कुल साधारण से दिखते रहते हैं, लेकिन ये अंदर से अगर देखा जाए ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयारी में रहते हैं। इनके पास मोस्ट एडवांस वेपन होते हैं और मोस्ट एडवांस ट्रेनिंग भी ये लिए रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आप देखे होंगे ना कि वो एक अटैची जैसा बॉक्स लिए रहते हैं ना, सूटकेस जैसा लिए रहते हैं। क्या वो उसमें कुछ रहता है? नहीं, उसमें कुछ नहीं रहता है, वो खाली रहता है। वो बेसिकली एक बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप का होता है, उसको खोलने पर वो खुल जाता है। तो जैसे अगर कोई अटैक वटैक का कोई टाइम होता है, मान लो कोई अटैक कर रहा है, तो वो तुरंत वही अटैची बॉक्स खोल देंगे पीएम के सामने। ठीक है ना? तो जिससे उनको गोली वगैरह या कोई अगर कुछ अटैक करता है तो वो न लगने पाए। तो वो होता है। ऐसे ही यहाँ पर इनके देखिए, टेक्निकल चश्मा से लेकर मतलब हर प्रकार के कम्युनिकेशन डिवाइस और उसके बाद एडवांस वेपन वगैरह पूरा होता है इनके पास। फिलहाल एसपीजी कमांडो के जो निदेशक थे उनका निधन हो गया। अभी उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला था, लेकिन ये अस्पताल में भर्ती थे और गुड़गांव में इनका निधन हुआ। एसपीजी की जरूरत क्यों पड़ी? एसपीजी की जरूरत देखो दोस्तों, जब इंदिरा गांधी जी पर अटैक हुआ था ना 1984 में, उसके बाद इसका गठन किया गया था। ऐसे अटैक दोबारा ना हो तो इसके लिए एक अलग से फोर्स बनाई गई, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को उन्हीं की सिक्योरिटी गार्ड ने मारा था। तो इसलिए एक अलग से फोर्स बनाई गई और इसमें कोई ऐसा नहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि भर्ती निकली और उसमें सब ज्वाइन किए। इसमें अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिपार्टमेंट से चुने जाते हैं और उनकी और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, उनकी लॉयल्टी परखी जाती है, उनका बैकग्राउंड क्रॉस चेक किया जाता है बहुत प्रकार से, उसके बाद फिर ये होता है। ठीक है, तो 1985 में यह स्थापित हुआ था, 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। उसके बाद फिर इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और निदेशक तो चले गए। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो। इसके अलावा अगर ई बुक कोर्सेज वगैरह कुछ भी लेना है तो आप जाकर के एमजेटी ऐप पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि समुद्र की तरंगों से बिजली पैदा करने वाला डिवाइस आईआईटी मद्रास ने बनाया, क्या नाम है? सिंधुजा 1। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये कौन सी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। इसके अलावा 19वां एशियाई खेल कहां पर खेला जाएगा, ये आपको आज बताना है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि हो रहा है 2023 में भले से, लेकिन कहा इसे पढ़ा इसे जाएगा 2022 ही। ध्यान रखिएगा, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। नेस्कॉम की स्थापना कब की गई थी, ये भी आप बता दीजिएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।